नमस्कार। सत्यहिंदी.com के मेरे इस प्रोग्राम पूरा सच में आपका स्वागत है। हर बार हम आपसे मुखातिब होते हैं तो कोशिश होती है कि कुछ नई चीजें तार्किक विश्लेषण के साथ आपको दें। इतिहास बड़ा रूथलेस होता है, बड़ा निर्मम होता है जब वो एनालाइज करता है। और होता ये है कि हमने राजाओं का इतिहास, राजाओं का काल का तो एनालिसिस किया आमतौर पे, पर समाज की एनालिसिस कम की। तो पूरा का पूरा जो हमारा इतिहास बना वो राजा सेंट्रिक हो गया। कौन सा बादशाह क्या करता था, उसकी नीतियां क्या थी। सामाजिक ढांचे को हमने इतिहास में बहुत कम जगह दी। लेकिन हाल के दौर में चीजें बदली और हिस्टोरियोग्राफी से हट के हमने एक्चुअली हिस्ट्री राइटिंग वास्तव में शुरू की। इसका ऐतराज भी हुआ और कई बार कहा गया कि प्रेजेंटिज्म और हिस्टोरिसिज्म ये दो चीजें होती हैं। हिस्टोरिकल इवेंट्स में जो ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं, उसमें हम जब आज के वैल्यू सिस्टम को डाल के देखते हैं तो वो एक अजीब सी स्थिति बनती है कि बाबर ने मस्जिद मंदिर तोड़ा, लिहाजा अब हम उसका प्रतिकार करेंगे। या आज के तमाम वैल्यू सिस्टम है, परसेप्शन है, उसको लेके हम इतिहास में जाते हैं और रिवर्स एनालिसिस के साथ हम उसका प्रतिकार करते हैं। प्रेजेंटिज्म में जो आज की स्थितियां हैं उसके वैल्यू सिस्टम के हिसाब से एनालिसिस होती है। और हम अक्सर ये गलती करते हैं कि इतिहास में किसी राजा ने क्या किया, बादशाह ने क्या किया, उसकी एनालिसिस करते हैं और वो प्रेजेंट वैल्यू सिस्टम से करते हैं। अब हम मॉडर्न में आ जाए तो हम नरसिम्हा राव का जब एनालिसिस करेंगे तो कहेंगे कि एक राजा था, एक हमारा प्रधानमंत्री था जिसने सब कुछ होता रहा, डिमोलिशन हो गया, बाबरी मस्जिद गिर गई और उसकी फोर्सेस कुछ नहीं कर। समाज का एनालिसिस करेंगे तो कहेंगे कि एक हिंदुत्व का सैलाब आया था। जब हम मनमोहन सिंह का एनालिसिस करेंगे तो हम उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज और तमाम चीजें जो नहीं हुई या हुई उसकी एनालिसिस करेंगे। खास करके बेरोजगारी कम हुई कि ज्यादा हुई, उस समय डेवलपमेंट का ट्रेजेक्टरी क्या था, ये एनालिसिस करेंगे। लेकिन जब हम मोदी के काल के एनालिसिस करेंगे तो इतिहास बेहद निर्मम होगा। क्योंकि मोदी काल की जब एनालिसिस करेंगे आप तो इसमें तीन बड़ी ऐसी गलतियां हुई हैं जिनको हमारी पीढ़ियां आने वाली भोगेंगी, उससे वो उबर नहीं पाएंगी। तो हम आज आपसे जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये मोदी काल की वो तीन गलतियां क्या हैं जो कि इतिहास माफ नहीं करेगा। पहला तो ये है कि प्रशासन, जो आपका गवर्नेंस होता है, उसकी रीढ़ तोड़ दी, उसमें रीढ़ नहीं रह गया। नतीजा ये हुआ कि आपको याद होगा इसके पहले हम लोग जब पत्रकारों को नौकरी देते थे, जो नए लड़के आते थे या जो 5-10 साल की नौकरी करके आते थे, अगर वो होम मिनिस्ट्री कवर करता है या फाइनेंस मिनिस्ट्री कवर करता है तो उसे पहला सवाल करते थे कि ईडी क्या है। और अक्सर ये होता था कि वो ईडी के बारे में पूरी तरह नहीं जानता था। आज आप देश का हर बच्चा ईडी के बारे में जानता है। और ये ईडी है क्या? जैसे ही चुनाव आता है तो ये विपक्षियों पे छापा मार के, नोटिस दे के, आपको याद होगा शरद पवार को जब महाराष्ट्र का चुनाव चल रहा था ठीक उसके पहले नोटिस गई थी। ये तो शरद पवार की ताकत थी, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल पहुंचेंगे, पूरी सेना के साथ, अपने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचेंगे। ईडी के पसीने छूट गए। तब से अगर आप देखिए तो ये जो रेड्स हो रही है विपक्ष पे, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई,
और जितनी भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, अगर आप गौर से देखें तो एक के पीछे शरद पवार वहां से बचे तो इनकम टैक्स की नोटिस आ गई। आज आप देख रहे हैं कि 9 विपक्षियों ने जैसे ही प्रधानमंत्री को लिखा कि आपकी जो सेंट्रल एजेंसीज है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, तो अगले दिन लालू यादव के यहां छापा पड़ गया, मनीष सिसोदिया बंद है। और आप ताज्जुब करेंगे कि मोदी काल में ये 4 गुना बढ़े हैं पॉलिटिकल अपोनेंट्स पे छापे के और मुकदमे के केसेस मोदी काल में 4 गुना बढ़े हैं। मतलब उसके पहले के सारे लोग गलत थे, करप्ट थे। और दूसरा, इनमें जो छापे पड़े हैं इसमें 95% छापे विपक्ष के नेताओं पे पड़े हैं, या फिर गैर पॉलिटिशियन पे पड़े हैं, वो अलग है 5%। बीजेपी के वालों पे तो पड़े नहीं, वो तो दूध के धुए हैं। लेकिन जो बाकी पड़े हैं वो विपक्ष के पड़े। और आप ताज्जुब करेंगे कि वही विपक्ष का नेता जो जिसपे छापा पड़ा है, जिसको करप्ट माना गया, जैसे ही वो बीजेपी में आ जाता है तो ये सारे केसेस बंद हो जाते हैं, सारे केसेस सीज कर दिए जाते हैं। तो मोदी ने गवर्नेंस को पंगु बना दिया। वो सिर्फ अब एक ताली बजाता है, पंगु बना के इस गवर्नेंस को रख दिया। वो ईडी हो, इनकम टैक्स हो, और राज्यों में जो सरकारें हैं उनकी पुलिस हो, तो इनको पंगु बना के रख दिया है। तो ये ईडी की जो पूरा गवर्नेंस का मॉडल है, जिसको सरदार पटेल ने 311 आर्टिकल 311 में पूरे प्रोटेक्शन देके भेजा था, स्टील फ्रेम जिसको कहा जाता था, वो स्टील फ्रेम आज केचुआ बन के घूम रहा है। स्टील स्टील तो छोड़िए, उसके रीढ़ ही नहीं है। ये ईडी की हालत है। आपने देखा इलेक्शन कमीशन पूरे डेल्टा कोरोना काल में लोग तिल तिल करके मर रहे थे, लेकिन मोदी जी और अमित शाह का भाषण चलता रहा वेस्ट बंगाल में। जब आखिरी भाषण हो गया प्रधानमंत्री का, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने पब्लिक रैली बंद की। उसके पहले धज्जियां उड़ाते रहे ये दोनों नेता, कोरोना से लोग मरते रहे, लेकिन इलेक्शन कमीशन की हिम्मत नहीं थी कि वो उसके पहले बंद कर दे और मोदी जी की रैली ना हो। ये इलेक्शन कमीशन है। और छोड़िए, पीएमओ ने एक मीटिंग बुलाई, और आप हिमाकत देखिए, पीएमओ की हिमाकत देखिए कि उसने इलेक्शन कमीशन को तलब किया और इलेक्शन कमीशन सर झुका के उसमें भाग लिया। ये इलेक्शन जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो किसी के बुलाने पे नहीं जाता, उसके बुलाने पे आते हैं। सरकार को वो बुलाता है चुनाव की तैयारी जब करता है। लेकिन पीएमओ ने कहा हमें चुनाव की तैयारी करनी है, और इलेक्शन कमीशन सर झुका के सजदा करने गया। ये वो इलेक्शन कमीशन है। तो इलेक्शन कमीशन को आपने देखा किस तरह से पंगु हो गया है। कौन सी संस्था है जो कि पंगु नहीं हुई इस काल में? लिहाजा ईडी, सीबीआई, और आप बताएं, इसी इलेक्शन कमिश्नर के एक एक की नियुक्ति के लिए 24 घंटे में फैसला कर लिया जाता है। पैनल में बहुत सारे अफसर होने चाहिए। एक अफसर का नाम 24 घंटे पहले रात में दिया जाता है और दिन में उसका अपॉइंटमेंट हो जाता है। अगर ये इलेक्शन कमीशन इस तरह का व्यवहार करे तो उसके बाद आप क्या कहेंगे? जैसे ही मोदी ने कहा भाई रेवड़ी कल्चर बंद होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन एक्शन में आ गया। अगले दिन सारे पॉलिटिकल पार्टी को चिट्ठी लिख दी, देखिए साहब, आप जो मैनिफेस्टो में जो वादा करते हैं उसको ये भी बताइए कि निभाएंगे कैसे, क्योंकि मोदी जी ने कहा था। तो इस मोदी काल का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिससे कि सदियों तक हमारी ब्यूरोक्रेसी उभर नहीं पाएगी, वो है इसको सिर्फ ताली बजाने वाला बना दिया है कि बताइए सरकार कहां जाना है, किसके यहां जाना है। ये पहला है जो कि पीढ़ियां हमारी झेलेंगी, आने वाली संस्कृति झेलेगी। दूसरा, अगर आपने गौर किया हो कभी, ये नरसिम्हा राव के काल में या किसी भी काल में, नेहरू से लेके आज तक, बल्कि नेहरू तो साइंटिफिक टेम्पर रखते थे, इस काल में समाज के सोच को कुंठित कर दिया गया है।
उसकी तर्क शक्ति, वैज्ञानिक सोच पूरा छीन लिया गया है मीडिया पे कंट्रोल करके। और सारे वो तंत्र विकसित किए गए हैं। मेरा एक अपना परिचित जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, वो एक दिन मुझसे कह रहा है कि नहीं, आपको मालूम नहीं है ये नोटबंदी क्यों करनी पड़ी। ये दरअसल जो फाइनेंस मिनिस्टर कांग्रेस के थे, उन्होंने एक ठेका गलत कंपनी को दे दिया, जिसने कि जो नोट सप्लाई होते थे, भारत को जो कागज सप्लाई होता था, वही कागज उसने पाकिस्तान को सप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान नोट छापने लगा। इसकी वजह से उनको करना पड़ा। तो मैंने कहा, जो मोदी जी चिदंबरम को महीनों जेल में रखते हैं किसी और केस में, वो ये बात अगर बता देते तो कितना बड़ा पॉलिटिकल लाभ होता, देश को कितना लाभ होता। लेकिन 8 साल उन्होंने कभी ये बात बताई नहीं और नोटबंदी कर दी। क्योंकि पाकिस्तान से पैसा इसलिए आ रहा था कि चिदंबरम ने पैसा कहीं खाया और ये कर दिया है, या कोई फाइनेंस मिनिस्टर ने किया। आप, और वो आदमी जेन्युइनली बिलीव कर रहा था कि ये किस्सा हुआ होगा, नोटबंदी इसकी वजह से हुई है। मैंने कहा, अच्छा उसके लिए फिर नोटबंदी करने की क्या जरूरत है। वो तो नोट बड़े शालीनता से कहा जा सकता था कि भाई आपके हाथ 4 महीने का विंडो है, आप लोग अपने 2000 के नोट बदलवा लीजिए, हो सकता है ये पाकिस्तानी करेंसी आ गई हो, ये भी कह सकते थे। और तीसरा, ये बात 8 साल छिपाने की कौन सी थी। लेकिन वो आदमी बिलीव कर रहा था कि मोदी की कोई गलती ही नहीं नोटबंदी में। ये तो जो फाइनेंस मिनिस्टर कांग्रेस के थे, उन्होंने कुछ घपला करके और किसी और कंपनी को दे दिया, और वो नोट छाप, वो जो कागज थे नोट छापने वाले, वो पाकिस्तान की में पहुंच गए भारत की जगह। इसकी वजह से ये करना पड़ा। और वो जेन्युइनली वो प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी का। तो हमने सोच को कुंठित कर दिया, तर्क शक्ति खत्म कर दी। गणेश जी को शल्य चिकित्सा का बेहतरीन नमूना बता के, आदमी के सिर पे हाथी का सिर लगा के, जहाज पुष्पक विमान उड़ा के, और ये बात देश का प्रधानमंत्री कहता है। तो हमारी सोच को कुंठित कर दिया। अब हम कभी भी तार्किक सोच हमारी कई पीढ़ियां नहीं कर पाएंगे। हमारी सिर्फ ये शिकायत है कि वो तार्किक सोच कहां है। आपके सामने देख रहे हैं कि अभी कल की रिपोर्ट है, और चिल्ला चिल्ला के देश का प्रधानमंत्री से लेकर सबने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि साहब शिक्षा में 4 गुना खर्च हुआ है। उन्होंने ये नहीं बताया कि तब से आज तक बजट भी 4 गुना बढ़ गया है। कोई खर्च नहीं हुआ है, बल्कि कृषि में कम खर्च हुआ है। लेकिन आप उसको छिपाते हैं, झूठ बोलते हैं, और झूठ बोल के हमारा पूरा जो ये सिस्टम है वो हमें गुमराह करता है। अभी 2 दिन पहले रिपोर्ट आई और कहा गया, जरा गौर कीजिएगा, ये एनएसओ की रिपोर्ट है जो 28 फरवरी को रिलीज हुई, और उसमें ये नेशनल इनकम के बारे में था, नेशनल इनकम को लेकर ये रिपोर्ट थी। उसमें कहा गया कि सब पर कैपिटा इनकम 2014 से आज तक 3 गुना बढ़ी। अब आप जरा गौर कीजिएगा, दरअसल ये इन्फ्लेशन की वजह से ही आया है। ये इन्फ्लेशन अगर एडजस्ट कर दिया जाए तो 30% भी नहीं बढ़ी है। लेकिन ये बात किसी को नहीं बताई गई। जो मोदी के भक्त अखबार थे, जो मीडिया था, उसने ये बताया कि साहब 3 गुना बढ़ गई। ये कहीं तो कांग्रेस के टाइम में तो साहब कुछ था ही नहीं, ये 3 गुना बढ़ गई। आप सोचिए, इस झूठ को आप कैसे करेंगे कि ये कोई नहीं बढ़ी है। और उसी में जो दूसरी रिपोर्ट सर्वेस की आई, उसमें यह था कि देश में लग्जरी कारों की संख्या, जो हाई एंड कार्स है, वो 36,000 इस साल बिकी है, माने लगभग 100 रोज। और उसमें हर तीसरी कार जो थी वो 1 करोड़ से ऊपर की थी। लेकिन उसकी दूसरी रिपोर्ट भी है कि तेल, साबुन और इस तरह की जरूरियात की चीजों की का सेल कम हो गया है। मतलब जो गरीब आदमी तेल, साबुन ये सब यूज करता था, वो उसके पास पैसे नहीं है, तो उसकी खपत कम हो गई है। भारत में जो 80% लोग कंज्यूम करते हैं रोजमर्रा की चीजें, उसकी खपत कम हुई है क्योंकि उसके पास आय नहीं है।
तो हमने ये तो बता दिया कि 3 गुना बढ़ गई है, ये नहीं बताया कि बड़ी अंबानी की है, वो ऊपर के 10% की है, जो कि महंगी कार खरीदता है, जो 1 करोड़ से ऊपर की कार खरीदता है। हर तीसरी कार 1 करोड़ से ऊपर की है। हमने ये नहीं बताया। तो हमने गवर्नेंस में एक कुतर्क का एक साम्राज्य शुरू किया, झूठ फरेब बोल के, और जनता को गुमराह करने लगे, और जनता की सोचने की शक्ति, वो लॉजिकल थिंकिंग कर ही नहीं पाती है। उसको इस तरह के फैक्ट्स दिए, अब जैसे 3 गुना आमदनी है, अब जैसे कि कांग्रेस के फाइनेंस मिनिस्टर ने गलत कागज दे दिया पाकिस्तान को, और वहां से नोट आने लगे 2000 के, इसीलिए मोदी जी ने नोटबंदी कर दी। कैसे बेचारे कितने बताइए, दूसरों का कचरा झेल रहे हैं। और स्वयं मोदी जी ने भी कहा, आप जरा गौर कीजिएगा, आपको याद होगा मोदी जी ने कहा था शंघाई की मीटिंग में, और जब सियोल गए थे तो वहां, और फिर जब विदेशों में गए थे, उन्होंने कहा था कि पहले भारतीयों को शर्म आती थी अपने को भारतीय कहने में, आज वो सीना चौड़ा करके कहता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारा गवर्नेंस डेमोक्रेसी के हर नाम्स को खत्म कर रहा है, तो कहा जरा विदेश में जाके हमारा अपमान किया। जरा गौर कीजिएगा, आज के दौर में जहां की हम, आप स्वयं आप अपना चाहें तो विदेश में अपना जो भी कुछ हो रहा है यहाँ का, वो दिखा सकते हैं अपने मोबाइल पे, उसको ऑन कर दीजिए और वो वहां पे देखने लगेगा। इस टेक्नोलॉजी के जमाने में विदेश में वो कह रहे हैं या देश में कह रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं। फिर राहुल गांधी ने सिर्फ सरकार को, वो लीडर ऑफ अपोजिशन, सबसे बड़े लीडर हैं अपोजिशन के, सबसे ज्यादा वोट उनकी पार्टी को मिलते हैं, 12 करोड़ वोट मिलते हैं। तो अगर वो जाके बोल रहे हैं और वो सरकार को कह रहे हैं कि प्रजातांत्रिक नहीं रह गई, तो वो देशद्रोही है। लेकिन जब मोदी जी बोलते हैं कि भारतीय शर्म करते थे भारत को भारत का बताने में, तब कुछ गलती नहीं है। जब वो ये कहते थे कि इसके पहले की सरकारों का कचरा हमें झेलना पड़ रहा है, विदेश की सरजमी पे कहते थे, वो कहीं से गलत नहीं था। तो हमने उसकी सोच को बदल, ये मोदी जी का कमाल है। और ये पीढ़ियां जो सोच बदला है, ये कुंठा बहुत दिन रहेगी, और हमारे बच्चे शायद मैथ्स और साइंस इसलिए भी नहीं पढ़ पाएंगे कि उनकी वो सोच नहीं है। वो एब्स्ट्रैक्ट जो मैथमेटिक्स में होता है, स्टेज बाय स्टेज आप एब्स्ट्रैक्शन में चले जाते हैं, ये वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि कुंठित है, उनके उनको सोच के स्तर पे कुंठित कर दिया गया है। तो दूसरा ये है जो कि पीढ़ियां हमारी बर्बाद होगी। तीसरा है हिंदुत्व के नाम पे उग्र लंपटवाद को पैदा करना, और ये गारंटी लेना कि तुम लंपट बनो, हम तुम्हें टिकट देंगे, हम तुम्हें रिकॉग्नाइज करेंगे। लिहाजा वो सड़क पे गाय के नाम पे ढूंढ रहा है, और ये कह के ढूंढ रहा है कि मैंने मारा है, वीडियो बनाता है, किसी भी दाढ़ी वाले को पकड़ के और उसको मारता है गाय के नाम पे, और फिर वो वीडियो बना के भेज देता है ताकि अब तुम हमारा उत्थान करो। तो हिंदुत्व के नाम पे लंपट, उग्र लंपटवाद को पैदा करना, ये तीसरा कंट्रीब्यूशन है इस शासन का, क्योंकि प्रोटेक्शन उसे शासन से मिल रहा है। तो इन चीजों को आप गौर करें। हमें कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन वो अगले वीडियो में अगले हफ्ते कहेंगे किस तरह किसानों को भिखमंगा बनाया गया और कहा गया ये सम्मान निधि है, उसके हम आपको आंकड़े देंगे। लेकिन फिलहाल हम चाहते हैं कि आप होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, होली मनाएं, उत्साह से मनाएं, और इन बातों को सोचें, और दो दो अन्य लोगों को भी बताएं कि ये है क्या, क्या हम अपने बच्चों को इसी तरह का बनाएंगे। और अगर ये अच्छा लगे तो आप इस पे विचार करें और समाज को बदलने की कोशिश करें। आज इतना ही, अगले हफ्ते फिर हम मिलेंगे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।